चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शरीर क्रिया विज्ञान। क्या है? शरीर क्रिया विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिमेंट्री फिजियोलॉजी एंड हाइजीन कहता है जीव विज्ञान की भाषा में, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, 1 मिनट में इसे जूम कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, कहता है जीव विज्ञान की भाषा में मानव शरीर विभिन्न तंत्रों का एक एकीकृत समूह है जिसका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। क्या होती है? जिसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। नेक्स्ट है समान कार्य करने वाली अनेक कोशिकाएं एकत्रित होकर ऊतक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ऊतक का निर्माण करती है। इसी तरह विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंगों का और भिन्न प्रकार के अंग मिलकर अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं और अंततः विभिन्न प्रकार के तंत्र मिलकर एक संपूर्ण शरीर का निर्माण करती है। क्या करती है? संपूर्ण शरीर का निर्माण करती है। नेक्स्ट है मानव शरीर के विभिन्न तंत्र एवं उनकी कार्य प्रणालियाँ। मानव शरीर के विभिन्न तंत्र एवं उनकी कार्य प्रणाली मूल रूप से हमारे पूरे शरीर में 8 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। पहला है पाचन तंत्र, जो हम भोजन करते हैं तो वो किस तरह से पचता है, उसमें कौन कौन सी उसके सहायक अंग हैं जो मदद करते हैं भोजन पचने में। दूसरा है श्वसन तंत्र, जो हम वायुमंडल से ऑक्सीजन या हवा जो लेते हैं तो उसमें कौन सा प्रतिशत कितना है, किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं, क्या क्या है अंदर में मैकेनिक, वो सारे हम श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो किस विधि द्वारा हो रहा है, हमारे बॉडी में कितने ब्लड हैं, ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम ब्लड में पढ़ते हैं। उसके बाद है उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी जो हमने खाया या जो हमने बाहर से लिया, वो शरीर को जो यूज करना था वो यूज किया, उसके बाद जो विशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं तो उसे बाहर निकालना, उसके तंत्र में हम पढ़ते हैं। तो उसे जिसे मुख्य रूप से इसमें किडनी के बारे में, त्वचा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका जो हमारा पूरा शरीर है एक एमसीबी बॉक्स की तरह कार्य करता है। इसमें बहुत सारे नर्व्स होते हैं। उन नर्व्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन सा नर्व्स किससे जुड़ा होता है, उसका क्या कार्य है। नेक्स्ट है जनन तंत्र, जिसे रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। मानव शरीर का जो विकास हुआ है और ये उसी तरह गिव बर्थ जो अन्न देते हैं उनके बारे में हम जनन तंत्र में पढ़ते हैं। पेशी तंत्र और अंत है कंकाल तंत्र। इसमें पेशी तंत्र में हम मुख्य रूप से मांसपेशियों के बारे में पढ़ते हैं और कंकाल तंत्र के बारे में हम लोग मुख्य रूप से हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में कितने हड्डियां पाई जाती है, व्यस्क मनुष्य में कितने होते हैं, शिशु में कितने होते हैं, कौन कौन से हड्डियां कहाँ जाकर ज्वाइंट होती है, किस हड्डी का क्या नाम है, हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं, सिर में कितनी हड्डियाँ होती है, गले की हड्डी को क्या कहा जाता है, ब्यूटी बोन क्या होता है, ठीक है, फीमर कहाँ पाई जाती है, अल्ना किसे कहा जाता है, जिसे टकना कहा जाता है। ये सब तमाम प्रकार की हड्डियों का नाम जो है जो हम सुनते हैं वो कहाँ पाया जाता है, इन सब के बारे में हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। कंकाल तंत्र का यूज क्या है, क्या कंकाल तंत्र के बिना मानव रह सकता है, क्या यदि मानव शरीर में कंकाल तंत्र न हो तो क्या मानव चल सकता है, इन तमाम बातों की जानकारी हम कंकाल तंत्र के अंदर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पाचन तंत्र। क्या? पहला पाचन तंत्र, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। चलिए पढ़ते हैं। पाचन व रासायनिक प्रक्रिया है। पाचन कहता है, पाचन 1 मिनट। पाचन व रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जीव एंजाइम्स की सहायता से भोजन के बड़े अणुओं, जिसे बड़े अणु जो भोजन के होते हैं, बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को सरल अणुओं कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में, प्रोटीन अमीनो अम्ल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा वसीय अम्ल में, इनका दिया कौन किस में तोड़ता है, और ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं, परिवर्तित कर शरीर को अवशोषण के योग्य बना देते हैं। नेक्स्ट कहता है पाचन तंत्र में भाग लेने वाले विभिन्न अंग। इसमें बहुत सारे अंग के नाम दिए गए हैं जो पाचन तंत्र में भाग लेते हैं। जिससे यहाँ देखिए स्टार्ट होता है, यहाँ मुख से होता है, उसके बाद ये ग्रसनी हुआ, ठीक है। ग्रसनी के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें आमाशय भाग लेता है, ठीक है। बहुत सारे हैं
तो आप इसे जूम आउट में कर देता हूँ और दिखेंगे जो भी हैं पार्ट, ठीक है, देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ लीवर है, पित्ताशय, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियाज, गुदा, मलाशय, बहुत सारे अंग हैं जो सहायता करते हैं माने। उसके बाद एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो तमाम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए हम थोड़ा से जूम आउट कर लेते हैं जिससे हम पूरा पढ़ सकें, ठीक है। अब देख, सॉरी 1 मिनट, इसके नीचे भी कुछ है, वहाँ पर पढ़ लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। चलिए, कहता है मुंह से शुरू करते हैं। पहला, मुंह के लार में अमाइलेज तथा टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। पाचन की प्रक्रिया का प्रारंभ मुंह में भोजन को चबाने के साथ ही हो जाता है। क्वेश्चन आता है कि भोजन का पचना कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो मुख से प्रारंभ हो जाता है। कहते हैं लार भोजन में ठीक ढंग से मिल पाती है जो भोजन को पचाने में मदद करती है। जो हम कहते हैं ना, किसी भोजन को जो हम एक निवाला लेते हैं मुंह में, उसे 32 बार चबाना चाहिए। 32 बार चबाने से क्या होता है कि हमारे मुंह में जो लार पाए जाते हैं वो भोजन को अच्छी तरह से घुला लेते हैं और भोजन खाने में भी स्वादिष्ट लगता है, और वो जब अंदर जाता है तो पचता भी है, डाइजेस्ट भी अच्छे से होता है, ठीक है, पचता भी अच्छे से। भोजन को मुंह में लेना अंतर्ग्रहण इंजेक्शन कहलाता है। जो हम भोजन मुंह में लेते हैं उसे इंजेक्शन कहते हैं। जैसे मैंने कोई रोटी का टुकड़ा तोड़ा और मुंह में लिया, उसे इंजेक्शन कहते हैं। मुंह में लगभग 600 लार ग्रंथियाँ होती है। कितनी होती है? 600 लार ग्रंथियाँ होती है, जो जैसे भोजन मुंह में जाता है वो टूट पड़ती है, जिनमें 3 जोड़ी प्रमुख लार ग्रंथियाँ हैं। उनमें से 3 जोड़ी प्रमुख हैं, जिसे पेरोटिड लार ग्रंथि कहा जाता है जो सबसे बड़ी होती है, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि पाई जाती है। मानव लार में टाइलिन एवं लाइसोजाइम, जो मानव लार है, मुंह में जो लार पाया जाता है उसमें टाइलिन एवं लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन स्टार्च या मंड को माल्टोज में परिवर्तित करता है। टाइलिन का क्या काम है? तो स्टार्च या मंड को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार में कई प्रकिण्व तथा म्यूकस पाए जाते हैं। म्यूकस होता है वो चिपचिपा पदार्थ, क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे म्यूकस कहा जाता है, ठीक है। फिर से मैं आ जाता हूँ और थोड़ा जूम कर लेता हूँ। चलिए, कहते हैं लार में, अब क्वेश्चन आता है कि लार में मुख्य रूप से क्या होता है। तो लार में 98.5% पानी तथा 1.5 प्रक्रियाओं जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। लार हल्का सा अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है, जिसका pH मान 6 से 7 होता है। अम्लीय आपको पता है, जिसका जितना pH मान कम वो उतना अम्लीय होता है। 6 से 7, जैसे 2-3 है तो अम्लीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। लार में कार्बोहाइड्रेट आयन पाए जाते हैं। लार में कार्बोनेट आयन क्या पाए जाते हैं? कार्बोनेट आयन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है यकृत। सहायक अंग यकृत है। यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं, लीवर, ठीक है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। हमारे क्वेश्चन आता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है, जिसका वजन 1.5 किलोग्राम के बराबर होता है। शरीर के उदर गुहा में दाहिने डायफ्राम के नीचे, कहाँ पे इसकी लोकेशन कहाँ है? तो शरीर के उदर गुहा में दाहिने डायफ्राम के नीचे स्थित होती है। यकृत के दाहिने और निचली सतह पर पित्ताशय गॉल ब्लैडर स्थित होता है। क्या होता है? गॉल ब्लैडर स्थित, आप सुने हो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, ठीक है। तो स्टोन भी हमारे गॉल ब्लैडर में होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। यकृत कोशिकाएं एक विशिष्ट द्रव का स्राव करती है। यकृत कोशिकाएं लीवर में जो सेल होती है वो एक प्रकार स्राव करती है, जिसे पितरस बाइल कहते हैं, जिसे पितरस बाइल जूस कहते हैं, ठीक है। जब शरीर में पित्त का निर्माण ज़्यादा या बाइलीरुबिन, इसको तोड़ कर जब पढ़ेंगे तो बिलीरुबिन कहते हैं, या हिंदी में से बाइलीरुबिन कहते हैं, इंग्लिश में बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पीलिया जॉन्डिस नामक रोग हो जाता है। इसमें बिलीरुबिन में क्या होता है? पीला रंग पाए जाते हैं जो शरीर को पीला कर देता है, जिसे पीलिया कहा जाता है, ठीक है। जब शरीर में पित्त का निर्माण ज़्यादा हो या बाइलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो तो उसे पीलिया जॉन्डिस नामक रोग हो जाता है। उसके बाद है, यह रोग कभी कभी यकृत में विषाणु के संक्रमण के कारण भी हो जाता है।
कभी कभी यह रोग कभी कभी यकृत में विषाणु के संक्रमण के कारण भी हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।